यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। कौन थे पहले गवर्नर जनरल, किसने किए बड़े सुधार और परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, वो बेसिकली भारत में ब्रिटिश सत्ता के विकास पर आधारित हैं। जी बिल्कुल। मतलब ये 1600 से लेकर 1947 तक का एक बहुत ही बड़ा कालखंड है। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन भी यही है कि हम ये समझे कि कैसे एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक वैश्विक साम्राज्य में बदल गई। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विकास, एक व्यापारिक कंपनी से वैश्विक साम्राज्य तक, 1600 से लेकर 1947 तक। 31 दिसंबर 1600। जी, शुरुआत। हाँ, इसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया था। मतलब ये शुरुआत तो महज एक व्यापारिक इकाई के रूप में हुई थी, है ना? एग्जैक्टली। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये कोई राजनीतिक मिशन नहीं था। 1600 का ये चार्टर, अगर हम इसके मूल को समझें तो ये महज एक व्यापारिक एकाधिकार था। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी पूर्व में व्यापार नहीं कर सकती थी। उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना था। तो सिर्फ पैसे के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो हैरान करने वाली बात है, जो नोट्स में भी साफ साफ लिखी है, वो ये है कि केवल 3 शताब्दियों के भीतर ही ये लोग एक व्यापारिक शक्ति से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए। बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही मशहूर कहावत का जिक्र है। हाँ, वो सूर्य वाली कहावत। जी, ये वो साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। मैंने भी सुना है। देखिए, ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो 1600 से 1947 तक का जो उनका सफर था, उसने सच में पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया था। पूरब से लेकर पश्चिम तक उनके उपनिवेश फैले हुए थे। मतलब एक जगह दिन ढलता था तो दूसरी जगह सूरज निकल रहा होता था। बिल्कुल। और भारत इस पूरे वैश्विक साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम अपने अगले सेक्शन पर जाएं तो सत्ता का ये जो विकास है, ये जो शक्ति का हस्तांतरण है, वो अलग-अलग पदों के नाम से समझ आता है। जी, पद नाम बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, मैं स्लाइड से पढ़ रही हूँ। इसमें 3 मुख्य स्तंभ दिए गए हैं। पहला है बंगाल का गवर्नर जनरल, जो 1773 से 1833 तक था। फिर दूसरा भारत का गवर्नर जनरल, 1833 से 1858, और अंत में वाइसराय, जो 1858 से 1947 तक चला। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे। तो क्या था ये? ये असल में शक्ति का हस्तांतरण था। जब वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे तब उनका प्रभाव क्षेत्रीय था, लेकिन 1833 तक आते आते वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ये पूरे उपमहाद्वीप पर उनके नियंत्रण का आधिकारिक ऐलान था। और फिर 1858 में वाइसराय? हाँ, वाइसराय का मतलब है सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। 1858 के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया था। अब ब्रिटेन की सरकार सीधे भारत चला रही थी। अच्छा, तो ये स्टेप बाय स्टेप पावर का बढ़ना था। पर स्लाइड के इसी हिस्से में एक लाइन है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सी लाइन? मैं पढ़ती हूँ। यह उपलब्धि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों की मजबूत एवं कुशल नौकरशाही की पृष्ठभूमि में हासिल की। मतलब सिर्फ हथियारों से नहीं। एग्जैक्टली। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी बाहरी शक्ति इतने बड़े देश पर सिर्फ सेना के दम पर या बंदूकों के दम पर राज नहीं कर सकती। बिल्कुल, विद्रोह हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उन्हें एक सिस्टम चाहिए था, एक मजबूत और कुशल नौकरशाही। क्लर्क, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये वो लोग थे जिन्होंने जमीनी स्तर पर ब्रिटिश सत्ता को टिकाए रखा। तो ये नौकरशाही ही वो गोंद थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बांध कर रखा था। बिल्कुल। पहले स्तंभ यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से शुरुआत करते हैं। हमारे ऐतिहासिक नोट्स हमें वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की ओर ले जाते हैं, जो 1773 से 1785 तक इस पद पर रहे। ये वो दौर था जब पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों में दखल देना शुरू किया था। इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फिर बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाए गए थे। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। ब्रिटिश संसद को अचानक एक व्यापारिक कंपनी के काम में इतना दखल देने या उसे रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल कहानी यह है कि कंपनी के अधिकारी भारत से निजी व्यापार करके रातों रात करोड़पति बन रहे थे और वापस इंग्लैंड लौट रहे थे।
उनका अपना प्राइवेट बिजनेस धूम मचा रहा था। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार चरम पर था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मजेदार बात यह थी कि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी और उसने ब्रिटिश सरकार से लोन की मांग कर दी थी। तो सरकार नेचुरली हैरान थी कि तुम्हारे कर्मचारी इतने अमीर हो रहे हैं और कंपनी घाटे में कैसे जा सकती है। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को सुधारने और कंपनी पर लगाम कसने के लिए ये एक्ट्स लाए गए। ये प्रशासन को एक ढांचा देने की पहली गंभीर कोशिश थी। कि वॉरेन हेस्टिंग्स का समय केवल प्रशासन और कागजी कार्यवाही तक सीमित नहीं था, उनके आते ही जैसे युद्धों की झड़ी लग गई थी। हाँ, वो दौर भारी सैन्य संघर्षों का भी था। सही में यह लिस्ट काफी लंबी है। 1774 का रोहेला युद्ध हुआ, उसके बाद 1775 से 1782 तक चलने वाला प्रथम मराठा युद्ध हुआ, जो आखिरकार 1782 की सालबाई की संधि के साथ रुका, और फिर 1780 से 1784 तक दूसरा मैसूर युद्ध भी लड़ा गया। इतने सारे युद्ध एक साथ। क्या हेस्टिंग्स नेचुरली बहुत आक्रामक स्वभाव के थे या ये कंपनी की कोई मजबूरी थी? देखिए, अगर हम इन शुरुआती संघर्षों को एक कूटनीतिक या स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये असल में कंपनी के अस्तित्व को बचाए रखने और अपने पैर जमाने की जद्दोजहद थी। अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद, वो कैसे? क्योंकि कंपनी उस समय भारत की अन्य बड़ी शक्तियों, खासकर मराठा और मैसूर की ताकत से घिरी हुई थी। उन्हें लगातार ये डर था कि इन ताकतवर राज्यों द्वारा उन्हें बंगाल से बाहर न खदेड़ लिया जाए। तो सालबाई की संधि जैसी चालों ने उन्हें कुछ समय के लिए शांति दी ताकि वे अपनी सेना और प्रशासन को दोबारा खड़ा कर सकें। और इस प्रशासन को व्यवस्थित करने का जो असली काम था वो उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने काफी बखूबी किया। 1786 से 1793 तक का उनका कार्यकाल इतिहास में संहिता और सुधार यानी कोड्स एंड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कॉर्नवालिस का दौर काफी अहम था। स्लाइड में उनके कार्यकाल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सैन्य प्रशासन और राजस्व। और इस विभाजन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। सैन्य मोर्चे पर कॉर्नवालिस ने तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा जो 1790 से 1792 तक चला। जब 1792 में श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई तो इसने टीपू सुल्तान की शक्ति को एक बहुत बड़ा झटका दिया और कंपनी को एक बड़ा भूभाग मिल गया। हाँ, पर युद्ध से ज्यादा वो मोटी किताब कॉर्नवालिस कोड ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने उस मोटी किताब का जिक्र किया, कॉर्नवालिस की असली पहचान उनके 1793 के इस कॉर्नवालिस कोड से ही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कोड शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक शुरुआती मॉडल था। इसने न्यायपालिका और राजस्व प्रशासन को एक दूसरे से अलग कर दिया था। ये तो प्रशासन की बात हो गई। हाँ। लेकिन राजस्व या रेवेन्यू के मोर्चे पर जो उन्होंने किया वो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। नोट्स में 1793 के बंगाल के स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का काफी जिक्र है। श्रोताओं के लिए मैं चाहूंगी कि हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें। आखिर ये स्थायी बंदोबस्त था क्या? इसे समझने के लिए हम आज के कॉर्पोरेट जगत का नजरिया ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने किसी देश की जमीन का टेक ओवर कर लिया है। अब कंपनी को हर साल एक फिक्स्ड इनकम चाहिए ताकि वो अपने युद्धों और व्यापार का बजट पहले से तय कर सके। तो उन्होंने किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेने के बजाय क्या किया? उन्होंने जमींदारों को जमीन का असली मालिक मान लिया। कंपनी ने उनसे कहा, हमें इस जमीन से हर साल एक तय रकम चाहिए। अब तुम किसानों से कितना लगान वसूलते हो, कैसे वसूलते हो, ये पूरी तरह से तुम्हारी समस्या है। एक तरह से उन्होंने पूरे भारत के जटिल भू राजस्व सिस्टम को एक आसान एक्सेल शीट में बदल दिया था। एक एक्सेल शीट जहां उन्हें बस अपना फिक्स्ड प्रॉफिट दिखना चाहिए था। ये तो वाकई गजब की रणनीति थी। मतलब आपने ग्राउंड लेवल पर किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बस अपना मुनाफा पक्का कर लिया। बिल्कुल, और जमींदार उनके वफादार भी बन गए। खैर, इसके बाद कहानी एक ऐसे गवर्नर जनरल की तरफ मुड़ती है जिसने इस मजबूत नींव और इस आसान मुनाफे का इस्तेमाल एक बहुत ही आक्रामक विस्तार के लिए किया है। मैं बात कर रही हूँ लॉर्ड वेलेस्ली की, जिनका समय 1798 से 1805 तक रहा है। नोट्स में उनके 1798 के सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस का जिक्र एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में किया गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सहायक संधि क्या बला थी? सहायक संधि कूटनीति का एक ऐसा हथियार था जिसने बिना एक भी गोली चलाए दर्जनों भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो ये बिल्कुल किसी माफिया प्रोटेक्शन रैकेट की तरह काम करता था। माफिया प्रोटेक्शन रैकेट, ये थोड़ा संगीन आरोप नहीं है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल वैसा ही था।
कंपनी भारतीय राजाओं के पास जाती और कहती कि आपके पड़ोसी राज्य आप पर हमला कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, अपनी कमजोर सेना को भंग कर दीजिए, हम अपनी ट्रेंड ब्रिटिश सेना आपके राज्य में रखेंगे जो हर हाल में आपकी रक्षा करेगी। लेकिन राजा इसके लिए राजी क्यों होते थे? और अगर कोई राजा इस भारी सेना का खर्च नहीं उठा पाता था तो क्या होता था? यही तो कैच था। अगर राजा खर्च नहीं दे पाता था तो जुर्माने के तौर पर उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा कंपनी हमेशा के लिए जब्त कर लेती थी। इसके अलावा एक शर्त यह भी थी कि राज्य के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया जाता था। ये रेजिडेंट धीरे धीरे राज्य के हर आंतरिक फैसले में अपनी नाक घुसाने लगता था। तो सीधे सीधे सुरक्षा के नाम पर अपनी आजादी कंपनी को सौंप देना हुआ। सही बात है। और जो शासक इस संधि को नहीं मानते थे उनके साथ क्या होता था ये हम नोट्स में साफ देख सकते हैं। वेल्सली के समय में ही 1799 का चौथा मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर कंपनी का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। और इसके तुरंत बाद 1803 से 1805 तक दूसरा मराठा युद्ध भी लड़ा गया, जिसने मराठाओं की शक्ति को भी गहरा धक्का पहुंचाया। अब इसके बाद नोट्स में लॉर्ड मिंटो प्रथम, जो 1807 से 1813 तक थे, उनका एक छोटा लेकिन बड़ा ही स्ट्रेटेजिक जिक्र आता है। इनके कार्यकाल में 1809 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। बिल्कुल, अमृतसर की संधि कोई युद्ध की संधि नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ठहराव था। इस संधि ने सतलज नदी को दोनों शक्तियों यानी कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच की सीमा मान लिया था। तो क्या कंपनी उनसे डरती थी? डरती कहना ठीक नहीं होगा, पर कंपनी उस समय उत्तर पश्चिम में महाराजा रंजीत सिंह जैसे कुशल और शक्तिशाली शासक से सीधे टकराना नहीं चाहती थी। ये दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध से बचने की एक काफी समझदारी भरी कूटनीति थी। लेकिन जाहिर है ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं और उनका कार्यकाल 1823 तक चलता है। इनके आते ही नोट्स में फिर से सैन्य अभियानों की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलती है। उत्तर में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा गया जो 1814 से 1816 तक चला। उसके बाद 1816 की सगौली की संधि हुई। और ये जानना दिलचस्प है कि ये सगौली की संधि आज भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने वर्तमान भारत नेपाल सीमा के कई हिस्सों को आकार दिया है जो हम आज नक्शे पर देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स का लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और किसी भी आने वाली चुनौती को पूरी तरह से खत्म कर देना। और इसी अग्रेसिव नीति के तहत उन्होंने 1817 से 1819 तक तीसरा मराठा युद्ध लड़ा, जिसका परिणाम वाकई बहुत निर्णायक रहा। इस युद्ध के बाद मराठा परिसंघ का पूरी तरह से विघटन हो गया, पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। हाँ, एक तरह से अब कंपनी के सामने मध्य और दक्षिण भारत में कोई बड़ी चुनौती बची ही नहीं थी। लेकिन नोट्स में हेस्टिंग्स के इस दौर में एक प्रशासनिक बदलाव का भी बड़ा जिक्र है। 1820 में रियायतवारी प्रणाली की स्थापना। अब ये रियायत वाली प्रणाली कॉर्नवालिस के उस एक्सेल शीट वाले स्थायी बंदोबस्त से कैसे अलग थी? यादें, स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था कि कंपनी और किसान के बीच में जमींदार एक बिचौलिया यानी मिडलमैन था। लेकिन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इलाकों में उन्होंने पाया कि यह सिस्टम उतना असरदार नहीं है और मुनाफा जमींदार खा रहे हैं। तो उन्होंने मिडलमैन को हटा दिया। बिल्कुल। रियायतवारी प्रणाली में कंपनी ने सीधे किसानों, जिन्हें रियायत कहा जाता था, उनके साथ टैक्स का बंदोबस्त किया। इसका मतलब यह था कि कंपनी ने बीच के जमींदार को हटा दिया ताकि वह सीधे किसान से ज्यादा राजस्व वसूल सके। अब कंपनी राज्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जमींदार बन चुकी थी जो सीधे जमीन जोतने वाले से जुड़ी थी। ये तो मुनाफा बढ़ाने का एक और नया तरीका था। खैर, इसके बाद 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट का समय आता है। उनके समय में सीमाओं का विस्तार थोड़ा पूर्वी मोर्चे की तरफ हुआ। नोट्स बताते हैं कि पहला बर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 तक चला, वो इन्हीं के दौर में हुआ था। सही कहा। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कंपनी अब केवल भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर ही अपना प्रभाव नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि अपने साम्राज्य की परिधि को सुरक्षित करने के लिए वो म्यांमार के घने जंगलों तक पहुंच गई थी। लेकिन इस आक्रामक विस्तारवादी नीति का असर क्या हो रहा था? कंपनी को जमीन और संसाधन तो मिल रहे थे, लेकिन युद्धों का खर्च भी तो बहुत बढ़ रहा होगा ना? एग्जैक्टली, यही मुद्दा था। साम्राज्य को चलाने का खर्च इतना बढ़ गया था कि उन्हें अपने प्रशासन की प्रकृति को बदलना पड़ा, और यहां से शासन के तरीके में एक बहुत बड़ा एक वैचारिक बदलाव आने वाला था। और यहाँ से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है।
1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत आते हैं। अब तक हमारे इस पूरी चर्चा में ध्यान सिर्फ युद्धों, संधियों, राजाओं को हराने और टैक्स वसूलने पर केंद्रित था। लेकिन बेंटिंक के आते ही ब्रिटिश प्रशासन का फोकस अचानक समाज और वैधानिक सुधारों की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, ये शिफ्ट बहुत डिस्टिंक्ट था। नोट्स में 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन को एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक उलझन है। एक कंपनी जो महज कपड़े, मसाले बेचने और मुनाफा कमाने भारत आई थी, उसे अचानक भारतीय समाज की सदियों पुरानी प्रथाओं को सुधारने में क्यों दिलचस्पी आने लगी? उनका इससे क्या मुनाफा था? ये वाकई बहुत ही गहराई वाला सवाल है। दरअसल इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इंग्लैंड की तरफ देखना होगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी और वहां लिबरलिज्म यानी उदारवाद की हवा बह रही थी। तो वहां का असर यहाँ की नीतियों पर पड़ रहा था? बिल्कुल। अब कंपनी खुद को केवल एक लुटेरे व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सिविलाइज्ड रूलर यानी एक सभ्य शासक के रूप में देखने और दिखाने लगी थी। सती प्रथा को खत्म करना या ऐसी ही सामाजिक बुराइयों पर कानून बनाना इस बात को स्थापित करने का एक तरीका था कि ब्रिटिश शासन नैतिक रूप से श्रेष्ठ है। ये केवल एक कानून नहीं था, बल्कि भारतीय सामाजिक जीवन में एक सीधा और बहुत गहरा हस्तक्षेप था। ये तो कुछ वही बात हो गई कि हम सिर्फ तुम्हारी जमीन पर ही राज नहीं करेंगे, हम ये भी तय करेंगे कि तुम अपना समाज कैसे चलाओगे, तुम्हारी रीति रिवाज क्या होंगे। इसके साथ ही बेंटिंक का कार्यकाल 1833 के चार्टर एक्ट के लिए भी जाना जाता है। अगर हम शुरुआत में चर्चा की गई पीपीटी की उस इवोल्यूशन स्लाइड को याद करें जिसमें 3 स्तंभ थे, तो ये वही एक्ट है जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। सही पकड़ा आपने। और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और सुनने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि ये पदनाम बदलना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये इस बात की औपचारिक घोषणा थी कि कंपनी अब कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गई है। अब पूरे भारत का नागरिक और सैन्य प्रशासन एक ही व्यक्ति यानी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया है। ये सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। बेंटिंक के इन सुधारों और कानूनों के बाद कहानी एक बार फिर से कुछ भू राजनीतिक उथल-पुथल की तरफ बढ़ती है। 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल आता है, जिनके समय में पहला अफगान युद्ध लड़ा गया, जो 1838 से 1842 तक चला। अब मुझे यहाँ ये समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि जब भारत में इतना कुछ हो रहा था, तो ब्रिटिश सेना अचानक अफगानिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों में क्या कर रही थी? यह सब उस समय की वैश्विक राजनीति का हिस्सा था, जिसे इतिहासकार द ग्रेट गेम कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य को लगातार ये डर सता रहा था कि कहीं रूसी साम्राज्य मध्य एशिया के रास्ते आगे बढ़कर भारत पर हमला न कर दे। अच्छा, तो डर रूस का था और हमला अफगानिस्तान पर किया। बिल्कुल। इसी डर और शंका के चलते उन्होंने अफगानिस्तान में एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाने की कोशिश की जो उनके इशारे पर चले, जिसका परिणाम इस पहले अफगान युद्ध के रूप में निकला। हालांकि ये युद्ध ब्रिटिश सेना के लिए काफी विनाशकारी साबित हुआ था। उन्हें वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा था। देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ डर के मारे उठाया गया एक आक्रामक कदम लगता है। खैर, इसके बाद 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंज प्रथम का कार्यकाल आता है। इनके समय में एक बार फिर उत्तर पश्चिम में बड़ी सैन्य हलचल देखने को मिलती है। मैं बात कर रही हूं पहले एंग्लो सिख युद्ध की, जो 1845 से 1846 के बीच लड़ा गया। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य के भीतर जो राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, कंपनी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। 1846 की लाहौर की संधि के साथ इस भयानक युद्ध का अंत हुआ। इस संधि ने उस शक्तिशाली सिख साम्राज्य की आजादी को काफी हद तक सीमित कर दिया, जो किसी समय में अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। लेकिन नोट्स के आखिरी हिस्से में ये भी लिखा है कि लॉर्ड हार्डिंज प्रथम का कार्यकाल सिर्फ इन युद्धों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने भ्रूण हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड के उन्मूलन जैसे कदम उठाए थे। और ये वो दौर था जब एक तरफ भारत में ब्रिटिश वाइसरायों का शासन एकदम अपने चरम पर था। उनके कानून बन रहे थे, नीतियां लागू हो रही थीं। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी अपनी पूरी ताकत के साथ आकार ले रहा था। तो चलिए 1848 में चलते हैं। हाँ, डलहौजी का दौर। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए।
उनका जो कार्यकाल था, जो 1856 तक चला, वो एकदम आक्रामक विस्तार का दौर था। बहुत ज्यादा आक्रामक। उन्होंने व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पेश किया। तो ये जो हड़प नीति थी, ये असल में काम कैसे करती थी? अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये बस एक कानूनी बहाना था। इस नीति के तहत अगर किसी भारतीय रियासत के राजा का अपना कोई सगा बेटा या उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं, गोद लेना अमान्य कर दिया गया और राजा की मृत्यु के बाद वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। डलहौजी साम्राज्य को बस हर कीमत पर बढ़ाना चाहते थे। और इसी आक्रामकता के चलते 1848-49 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया और पंजाब को हड़प लिया गया। हाँ, और 1852 में निचले बर्मा को भी नियंत्रण में ले लिया गया। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, डलहौजी के ही कार्यकाल में कुछ और भी हो रहा था। स्रोतों के अनुसार 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की गई। सही है। और शिक्षा के लिए 1854 का वुड डिस्पैच आया। तो क्या डलहौजी अंदर से एक सुधारक थे? मतलब क्या वो सच में भारत का विकास करना चाहते थे? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये सब साम्राज्यों को मजबूत करने के औजार थे। वो कैसे? देखिए, रेलवे का मुख्य उद्देश्य कपास और कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना था, और अगर कहीं विद्रोह हो जाए तो सेना को तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाना था। तो इसमें भलाई जैसा कुछ नहीं था? बिल्कुल नहीं। और जहां तक वो डिस्पैच की बात है, तो ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसे चलाने के लिए ब्रिटेन से गोरे अधिकारी लाना बहुत महंगा पड़ रहा था। तो उन्हें सस्ते क्लर्क चाहिए थे? एकदम सही। प्रशासन चलाने के लिए उन्हें वफादार भारतीयों की जरूरत थी, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो मतलब ये आधुनिकीकरण भी असल में एक तरह का शोषण ही था। और मुझे लगता है कि इसी वजह से, इसी सब के कारण भारतीय समाज में एक प्रेशर कुकर जैसी, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। डलहौजी की नीतियां, रियासतों को हड़पना और अचानक थोपे जा रहे पश्चिमी बदलावों ने उस कुकर की सीटी एकदम बंद कर दी थी। और अंदर आक्रोश बढ़ रहा था। हाँ, रियासतों के शासक, किसान, सेना के सिपाही, सबके भीतर गुस्सा खदबदा रहा था। और फिर ये प्रेशर कुकर फटा लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग 1856 में आए और 1857 में वो ऐतिहासिक महाविद्रोह भड़क उठा, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है कि इस विद्रोह ने लंदन में बैठी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। रातों की नींद तो उड़नी ही थी। ये विद्रोह इतना भयानक था कि अंग्रेजों को लगा कि अब भारत उनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जब विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, तो सबसे पहला काम ये किया गया कि सत्ता का पूरा ढांचा ही बदल दिया जाए। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला गया। लेकिन इसके साथ कुछ दिखावटी मरहम भी लगाए गए। जैसे 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्रशासन में भारतीयों को थोड़ा बहुत जोड़ने का दिखावा करने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। ये बस एक सेफ्टी वाल्व बनाने की कोशिश थी ताकि भविष्य में 1857 जैसी बगावत दोबारा ना हो। इसके बाद का दौर, जो 1864 से 1888 के बीच का है, वो दमन और उदारवादी सुधारों की रस्साकशी का दौर था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय 1865 का भूटान युद्ध हुआ और उसी साल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। हाँ, लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है लॉर्ड लिटन के दौर में, जो 1876 से 1880 तक वायसराय रहे। उनका कार्यकाल तो पूरी तरह दमनकारी था। लिटन का रवैया बेहद क्रूर था। उन्होंने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसका सीधा सा मतलब था कि भारतीय भाषाओं के जो भी अखबार ब्रिटिश सरकार की आलोचना करेंगे, उनके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। और उसी साल शस्त्र अधिनियम भी आया। बिल्कुल, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया, जबकि अंग्रेजों पर ऐसी कोई रोक नहीं थी। दूसरा अफगान युद्ध भी लिटन की ही देन था। और जो सबसे हैरान करने वाली बात नोट्स में है
कि जब भारत भीषण अकाल का सामना कर रहा था, हाँ, लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब क्वीन विक्टोरिया ने शानदार दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। और शायद इसी चरम दमन के कारण एक नई प्रतिक्रिया ने जन्म लिया। इसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन आए, जिन्हें इतिहास अक्सर एक उदारवादी वायसराय के रूप में याद करता है। उन्होंने आते ही 1882 में उस विवादित वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाए, 1882 में हंटर शिक्षा आयोग बनाया और स्थानीय स्वशासन पर 1882 का संकल्प लाए। तो क्या रिपन सच में भारतीयों के मसीहा थे? रिपन मसीहा नहीं थे, वे बस एक बहुत समझदार प्रशासक थे। वे जानते थे कि लिटन की नीतियों ने फिर से एक बगावत का खतरा पैदा कर दिया है। तो वो बस संतुलन बना रहे थे। हाँ, बनना था कि अगर साम्राज्य को बचाना है तो थोड़ा लचीलापन दिखाना होगा। इसे समझने के लिए उनके समय के इल्बर्ट बिल विवाद को देखना चाहिए, जो 1883-84 में हुआ, जिसमें प्रस्ताव था कि भारतीय जज भी ब्रिटिश अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे। बिल्कुल। और इस पर कलकत्ता में रहने वाले अंग्रेज भड़क गए। ब्रिटिश चाय बागान मालिकों और कुलीन वर्ग ने आसमान सिर पर उठा लिया। वे इस विचार से ही घिन खा रहे थे कि कोई देसी व्यक्ति उन पर फैसला सुनाएगा। और इस विवाद ने भारतीयों को एक बहुत बड़ा सबक दिया। बहुत बड़ा सबक। पढ़े लिखे भारतीयों को समझ आ गया कि चाहे वे कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लें, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। और यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया। इसके तुरंत बाद लॉर्ड डफरिन का समय आता है। 1885-86 का तीसरा बर्मा युद्ध हुआ। लेकिन डफरिन के कार्यकाल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और यहाँ फिर वही सेफ्टी वॉल्व वाली बात आती है। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में कांग्रेस को एक मंच के रूप में समर्थन दिया ताकि भारतीय अपना गुस्सा शांतिपूर्ण तरीके से निकाल सके। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। जो मंच वफादार संवाद के लिए बना था, वही आगे चलकर साम्राज्य को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया। सही कहा। अब हम राष्ट्रवाद के उदय और राजनीतिक विभाजन के दौर में प्रवेश करते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 का कारखाना अधिनियम और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया और 1893 में डुरंड आयोग बना। मैं नोट्स में देख रहा हूं कि इस आयोग ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची। अंग्रेज अचानक इन सुदूर पहाड़ों पर लकीरें क्यों खींचने लगे थे? इसका कारण भारत नहीं बल्कि विश्व की भू राजनीति थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को रूसी साम्राज्य के विस्तार से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि रूस कभी भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। तो वे अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे। बिल्कुल, डोरन लाइन उसी डर का नतीजा थी। इसके बाद एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की। कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग बनाए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाए। लेकिन कर्जन का सबसे कुख्यात फैसला था 1905 का बंगाल का विभाजन। कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल इतना बड़ा है कि प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। राष्ट्रवाद को तोड़ना। हाँ, बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था। हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने और राष्ट्रवाद की इस लहर को कमजोर करने के लिए ही बंगाल के टुकड़े किए गए। लेकिन इस एक फैसले ने पूरे देश में आग लगा दी। स्रोतों के अनुसार इसी के विरोध में 1905 से 1911 तक स्वदेशी आंदोलन चला। और इसी बीच लॉर्ड मिंटो द्वितीय का दौर आया, जहां राजनीति और जटिल हो गई। एक तरफ 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल के बीच। और दूसरी तरफ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हाँ, और फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आए। हमारे नोट्स इस सुधार को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। ये अलग निर्वाचक मंडल असल में क्या था? इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर चुनाव में एक इलाके के सभी लोग मिलकर किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल का मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकेंगे। तो इसने समाज को कानूनी तौर पर बांट दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ मतदान का तरीका नहीं था, ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। यहाँ से सांप्रदायिक राजनीति के जो बीज बोए गए, उसकी फसल बहुत कड़वी होने वाली थी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के दौर में बढ़ते विरोध को देखकर 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। लेकिन समाज बट चुका था। हाँ,
और इसी दौरान 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई। हम देख सकते हैं कि कैसे राजनीतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-अलग समूह संगठित हो रहे थे। अब हम 1916 से 1931 के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे गांधीवादी युग कहा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में इतिहास ने बड़ी करवट ली। 1916 में लखनऊ संधि हुई और 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ भारतीय राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी का उदय हुआ। चेम्सफोर्ड का दौर विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ 1917 की मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा थी और 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो कह रहा था कि हम भारतीयों को प्रशासन में और जगह देंगे। लेकिन तभी 1919 में ही रॉलेट एक्ट ला दिया गया। यही तो अंग्रेजी हुकूमत की फितरत थी, एक हाथ से गाजर देना और दूसरे हाथ में डंडा रखना। रॉलेट एक्ट का सीधा सा नियम था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को भी शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। और इसी अमानवीय कानून के विरोध ने 1919 की उस त्रासदी को जन्म दिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस निहत्थी भीड़ पर चलाई गई गोलियों ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। अंग्रेजों के न्याय के ढोंग से पर्दा उठ चुका था। इसके जवाब में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर लॉर्ड रीडिंग वायसरॉय बने। आंदोलन पूरे चरम पर था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना हो गई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसी साल स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हुईं, जैसे 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में काले झंडों से इसका विरोध हुआ। 1927 में ही हारकोर्ट बटलर आयोग बना और 1928 में भारतीयों ने अपना खुद का संवैधानिक मसौदा पेश किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1929 में इरविन ने दीपावली घोषणा की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि यहाँ 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आता है, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया। अब बात परिषदों में कुछ सीटों की नहीं थी, अब पूरी आज़ादी चाहिए थी। और इसे साबित करने के लिए 1930 में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च निकाला और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद कर दिया। 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन बिना कांग्रेस के वो अर्थहीन था। तब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये कोई आम समझौता नहीं था। इतिहास में पहली बार एक ब्रिटिश वॉइसरॉय और एक भारतीय नेता बराबरी की हैसियत से वार्ता की मेज पर आमने सामने बैठे थे। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। अब हम इस महागाथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड विलिंगडन के समय दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ये उसी फूट डालो और राज करो नीति का अगला चरण था। अब उन्होंने दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रख दिया ताकि हिंदू समाज को भी बांटा जा सके। और इसके विरोध व अंततः 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। विलिंगडन के ही दौर में 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ाद भारत के आधुनिक संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम के ढांचे पर आधारित है। फिर 1936 में लॉर्ड लिनलिथगो वाइसराय बने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। राजनीति में दूरियां अब खतरनाक स्तर पर पहुंच रही थीं। हाँ, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प पारित हुआ, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई। अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी हो चुका था। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद लॉर्ड वेवल का दौर आया, जो पूरी तरह वार्ताओं का दौर था। 1944 में सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला, 1945 की वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, और 1946 का कैबिनेट मिशन। लेकिन विभाजन की मांग पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी असहमति का सबसे भयानक रूप 1946 के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में दिखा, जब भीषण हिंसा हुई।
अंततः 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। लॉर्ड माउंटबैटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय बनकर आए। जून 3 प्लान पेश किया गया और जल्दबाजी में रेडक्लिफ आयोग ने 1947 में सीमाओं का निर्धारण कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। लेकिन यह प्रशासनिक सफर यहाँ खत्म नहीं होता। माउंटबैटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे इस पद पर बैठने वाले अंतिम और प्रथम भारतीय थे। और 1950s में ये पद स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल का सार क्या है? 1848 में डलहौजी द्वारा बिछाई गई रेल की पटरियों से लेकर 1947 की रेडक्लिफ लाइन तक का ये सफर। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सत्ता का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने जो भी प्रणालियां बनाई, रेलवे, विश्वविद्यालय, उन्होंने अनजाने में ही सही भारत के लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। सच में साम्राज्य को जकड़ने वाली जंजीरें ही अंततः उसे तोड़ने का हथियार बन गई। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था भारत के गवर्नर जनरल का पूरा सारांश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।